हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में स्वागत है। और आज का जो हमारा सेशन है गाइज, जेपीएससी बच्चों के लिए बहुत खास है ये सेशन। और साथ ही साथ झारखंड के जितने भी बच्चे हैं जो झारखंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है गाइज ये टॉपिक। आज का जो हमारा टॉपिक है गाइज, मुंडा शासन व्यवस्था। ठीक है, मुंडा शासन व्यवस्था से गाइज जेपीएससी यानी कि जो अभी निकला हुआ है 11 जेपीएससी गाइज, उसमें जो है एक सवाल रहेगा ही रहेगा मुंडा शासन व्यवस्था में, जो कि आप लोग सिलेबस से भली भांति परिचित है गाइज। तो चलिए इस टॉपिक को क्लियर करते हैं गाइज। आज का ये क्लास जो है थ्योरी क्लास है, पूरी अच्छी तरह से इस थ्योरी क्लास को बारीकी से देख लेते हैं। और आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एमसीक्यूज भी आप लोग को करवा दूंगा गाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास गाइज। देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं गाइज उसको बारीकी से हम लोग इस थ्योरी क्लास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट बोलता है मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था को मुंडा शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा शासन व्यवस्था कहा किसे कहा जाता है गाइज? तो मुंडा जनजाति की जो शासन व्यवस्था है उसी को हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ विशिष्ट व्यक्ति तथा विशिष्ट अर्थ गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। देखिए, मुंडा शब्द का एक नॉर्मल अर्थ बोले तो गाइज वो विशिष्ट व्यक्ति होता है। सामान्य अर्थ में बोले मुंडा शब्द का जो सामान्य अर्थ होगा वो विशिष्ट व्यक्ति यानी कि स्पेशल पर्सन होता है। और अगर विशिष्ट अर्थ की बात करें तो वो गांव का राजनीतिक प्रमुख यानी कि एक पॉलिटिशियन की तरह से है ना। गांव का राजनीतिक प्रमुख क्या कहलाता है? विशिष्ट अर्थ में मुंडा को कहा जाता है। और नॉर्मल में आपको मुंडा शब्द का अर्थ हो गया विशिष्ट व्यक्ति। अगला जो पॉइंट है गाइज, ये पॉइंट है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे गाइज। अब है कुछ मुंडा शासन व्यवस्था में कुछ ऐसे पॉइंट है गाइज, जो ऐसे शब्द हैं या ऐसे पद हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को सवाल बनते हैं। पहला जो हमारा शब्द आता है मुंडा, जिसे एक पद भी है गाइज, ये पद भी है ना, मुंडा एक पद है। इसके बारे में पहले जान लेते हैं गाइज, क्या है इसका उद्देश्य, क्या है इसका कार्य, क्या है, ये सभी जानते हैं बारीकी से, है ना। तो मुंडा का कार्य क्या है? क्या पहला बोलता है, यह मुंडा गांव का प्रधान होता है। मुंडा गांव का प्रधान कौन होता है? मुंडा ही होता है ना, एक पद हो गया। दूसरा है यह पद वंशानुगत होता है, और ये पद जो होता है वंशानुगत होता है। मतलब कि अगर आज पिताजी है तो आने वाला समय में ये पद कौन धारण करेगा? तो उसका बेटा। फिर आने वाला में कौन धारण करेगा? उसका बेटा। यानी इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है ये पद, है ना। तो इसलिए यह पद जो है मुंडा का वो वंशानुगत है। नेक्स्ट जो बोलता है गाइस पॉइंट, इसका प्रमुख कार्य ग्रामीणों से लगान वसूलना। पहला तो इसका प्रमुख कार्य होगा ग्रामीणों से यानी गांव के लोगों से लगान को वसूलना, गांव की विधि व्यवस्था को बनाए रखना, और गांव का जो विधि व्यवस्था है उसको बनाए रखना। और तीसरा है गांवों के विवादों को निपटारा करना। और गांव में जो भी छोटे मोटे विवाद होते हैं उनका निपटारा करना किसका काम है? तो मुंडा का ही काम होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइज। अगला जो पॉइंट बोलता है मुंडा से, मुंडाओं द्वारा निर्मित खेत को खुटकट्टी भूमि कहा जाता है। जो मुंडा व्यक्ति लोग जिस खेत को निर्मित करते हैं उसे खुटकट्टी भूमि के नाम से जाना जाता है। इस भूमि को निर्मित करने वाला खुटकट्टीदार, और जो व्यक्ति इस भूमि को निर्मित करता है उसे खुटकट्टीदार कहा जाता है ना। निर्मित किया किसी जमीन को तो वो खुटकट्टी भूमि के नाम से जाना जाएगा, और जिस व्यक्ति ने इसको निर्मित करता है, जो भूमि को बनाता है अच्छी तरह से, वो खुटकट्टीदार कहलाता है। मुंडा शासन व्यवस्था में खूट का अर्थ परिवार होता है। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में अगर खूट का जो अर्थ बोला जाए, जिसे खुटकट्टीदार आया ना, तो खूट का अर्थ होता है परिवार, एक फैमिली, है ना। अगला पॉइंट, अगला जो हमारा शब्द है दोस्तों, या पद बोलिए, पद या शब्द बोल सकते हैं। अगला जो शब्द है जिससे सवाल बनेंगे, हाथू मुंडा। ठीक है, इसको बारीकी से जानने का प्रयास करते हैं कि हाथू मुंडा का कार्य क्या है, इनका उद्देश्य क्या है। यह ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। ये जो होता है हाथू मुंडा कौन होते हैं? ग्राम का पंचायत का प्रधान होता है, ग्राम पंचायत। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, और मुंडा लोग के जो ग्राम पंचायत होते हैं उन्हें हाथू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये हो गए हाथू मुंडा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग देख लेते हैं पढ़ा या पढ़ा। ये शब्द
का इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी सवाल बनेंगे गाइज। मुंडा शासन व्यवस्था से जितने भी शब्द या पद आ रहे हैं सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आप लोग एक सवाल रहेंगे। तो चलिए पढ़ा और पढ़ा से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको बारीकी से देखते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कई गांवों से मिलकर बनी पंचायत अंतर्ग्रामीण जिसे पंचायत कहा जाता है को पढ़ा या पढ़ा। देखिए पढ़ा या पढ़ा की बात करें तो कहा किसे जाता है गाइज, तो ये कई गांवों से मिलकर बनी एक पंचायत होती है ना, जिसे पढ़ा के नाम से या पढ़ा के नाम से जाना जाता है। पढ़ा पंचायत का प्रमुख कार्य दो या दो से अधिक गांवों के बीच विवादों का निपटारा करना। यह देखिए सबसे पहला जो काम होता है पढ़ा या पढ़ा का, वो क्या होता है कि दो या दो से अधिक गांव का जो विवाद होगा उसका निपटारा करना। दूसरा क्या बोलता है, यह मुंडा जनजाति के शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पर अवस्थित होता है, यानी कहने का तात्पर्य हो गया ये मुंडा जनजाति का सबसे सर्वोच्च एक तरह सा शासन व्यवस्था है गाइस। सबसे सर्वोच्च शासन व्यवस्था कौन है, पढ़ा का, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं गाइस। अगला जो हमारा पॉइंट है, इसे मुंडा जनजाति की सर्वोच्च न्यायपालिका, कार्यपालिका तथा विधायक की संज्ञा दी जा सकती है। देखिए अगर नॉर्मल बात करें गाइस तो इसे यानी कि पढ़ा को जो है हम लोग एक नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं कि ये जो होता है मुंडा शासन व्यवस्था का सर्वोच्च न्यायपालिका भी होती है, कार्यपालिका भी होती है और विधायिका भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी पढ़ा राजा होता है, और जो पढ़ा पंचायत का जो सर्वोच्च अधिकारी होगा वो कौन होता है, पढ़ा राजा के नाम से जाना जाता है। पढ़ा के अन्य प्रमुख अधिकारी कुंवर लाल कारतो होते हैं, और पढ़ा के कुछ अन्य अधिकारी होते हैं जिनका अलग अलग नाम होता है गाइस, पद के अकॉर्डिंग नाम दिया गया है। उनसे कुंवर हो गया, लाल हो गया, कारतो हो गया, ये क्या है, पद के नाम होंगे जो पढ़ा राजा के अलावा अधिकारी के नाम है ना। चलिए अब इन अधिकारियों को कार्य क्या है गाइज, है ना, पद तो है, पढ़ा राजा के अलावा अन्य अधिकारी भी होते हैं, इनका कार्य देख लेते हैं कि क्या क्या कार्य है। तो पहले आता है ठाकुर। ठाकुर का काम होता है पढ़ा राजा का सहायक होता है। ठाकुर जो होता है ये पद होता है गाइज, है ना, किन्हीं व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है ठाकुर पद से, तो इनका मेन जो काम होता है वो क्या होता है, पढ़ा राजा का ये असिस्टेंट होता है ना। पढ़ा राजा जो भी काम बोलेंगे उनका करना का काम किसका है, ठाकुर का काम है। उसके बाद होता है दीवान। दीवान दूसरा पद हो गया अन्य अधिकारी में। पढ़ा राजा का मंत्री, अगर पढ़ा राजा का मंत्री कौन होता है तो दीवान के नाम से जाना जाता है, वही आपका पढ़ा राजा का मंत्री हो गया। और अगला आता है पांडे। पांडे पद का क्या काम है, दस्तावेजों का रख रखाव करने वाली अधिकारी है। पांडे जो होता है क्या है, दस्तावेजों का जितने भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उनका रख रखाव करने का काम किसका है, पांडे का है। अगला है बरकंदाज पद। इसका काम है गाइस गांव का सिपाही होता है। गांव का सिपाही क्या कहलाता है, बरकंदाज, मुंडा शासन व्यवस्था। और अगला जो पद है दरोगा। दरोगा का क्या कार्य है, सभा की कार्यवाही का नियंत्रक। सभा का कार्यवाही का नियंत्रक कौन करेगा, तो दरोगा करेगा। उसके बाद आता है लाल, ये भी एक पद है, सभा का वकील होता है ना। सभा का वकील कौन किस नाम से जाना जाता है, तो लाल के नाम से जाना जाता है। तो ये हुआ पढ़ा राजा के अलावा अन्य अधिकारी के पद और उनके कार्य गाइज। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं गाइज। अगला हमारा शब्द आता है अखड़ा या अखरा, है ना। अब इसको भी बारीकी से देखते हैं, यहाँ से भी सवाल बन जाएंगे गाइज, है ना। मुंडा शासन व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट बोलता है परंपरागत मुंडा शासन व्यवस्था में जो है महिलाओं को उच्च स्थान प्रदान नहीं किया गया। जो परंपरागत जो पहले के मुंडा शासन व्यवस्था है उनमें जो है महिलाओं को स्थान नहीं दिए गए थे, उनके वैल्यू नहीं था गाइस। लेकिन अभी के हाल में महिलाओं का भी भागीदारी होता है। अगला पॉइंट बोलता है पढ़ा पंचायत स्थल को अखड़ा कहा जाता है, यह गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है। जो पढ़ा पंचायत होता है गाइज उनके स्थल को ही अखड़ा के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखिए। पढ़ा पंचायत का जो स्थल हुआ वही आपका अखड़ा कहलाता है। और यह जो होता है क्या, गांव का सांस्कृतिक केंद्र भी होता है, यानी कि जितने भी गांव की सांस्कृतिक त्यौहार हो गया, आपका पर्व हो गया, सभी के सभी अखड़ा में ही संपन्न होते हैं, इसीलिए सांस्कृतिक केंद्र भी कहा गया है इस अखड़ा को। अगला जो पॉइंट बोलता है मुंडा गांव में पंचायत की बैठकों का आयोजन अखड़ा या अखड़ा में ही होता है।
देखिए मुंडा गांव में जो भी पंचायत होगी उनकी बैठक का आयोजन किया जाएगा जब भी तो अखड़ा या अखरा में ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये हो गया अखड़ा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज। अब हम लोग देख लेते हैं मानकी, ये भी एक इम्पोर्टेंट शब्द है गाइज और एक पद भी है ना। तो पढ़ा पंचायत के प्रधान को मानकी कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत होता है। देखिए पढ़ा पंचायत का जो प्रधान होगा उन्हें मानकी से संबोधित किया जाता है, साथ ही साथ ये जो पद है गाइज ये वंशानुगत होता है। वंशानुगत यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक पद है मुंडा शासन व्यवस्था का। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है गाइज। चलिए नेक्स्ट अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा शब्द है पाहन, ये एक शब्द भी है और पद भी है गाइज पाहन। देखते हैं इनसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है गाइज। पहला बोलता है मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान पाहन कहलाता है। देखिए मुंडा गांव का जो धार्मिक प्रधान होता है उन्हें पाहन के नाम से संबोधित किया जाता है। तो पाहन कौन हो गया, धार्मिक प्रधान हो गए। अगला जो हमारा पॉइंट है पाहन गांव में शांति बनाए रखने हेतु पूजा पाठ तथा बलि चढ़ाने का कार्य करता है। इन कार्यों के संचालन हेतु पाहन को लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है जिसे डाली कटारी भूमि कहा जाता है। देखिए गांव की शांति को बनाए रखने के लिए क्या होता है गाइज, गांव में पुजारी होता है जिसे पाहन के नाम से जाना जाता है, जो क्या करते हैं गांव की जो पूजा पाठ होता है गाइज उनको करने का काम करता है। साथ ही साथ बलि चढ़ाने की भी प्रथा होती है कुछ कुछ गाँव में, तो बलि चढ़ाने का भी काम कौन करता है, पाहन ही करते हैं, क्योंकि धार्मिक प्रधान है तो करेंगे कौन, पाहन ही करेंगे। और इन कार्यों के संचालन हेतु क्या होता है, पाहन को एक लगान मुक्त भूमि प्रदान की जाती है, यानी उसमें से जो है कोई भी लगान मुंडा के द्वारा वसूला नहीं जाएगा, ऐसा भूमि प्रदान किया जाता है ये पाहन को, है ना। जिस भूमि का जो भूमि लगान मुक्त दिया गया है पाहन को, उस भूमि का नाम हो गया डाली कटारी भूमि। एक संबोधित किया जाता है डाली कटारी भूमि, यानी कि ये डाली कटारी भूमि अगर बोला जा रहा है तो यानी कि पाहन को ये आपका लगान मुक्त प्रदान किया गया है। जो पूजा पाठ हेतु जो भी खर्च होंगे यहाँ से वो निकालेगा गाइस, है ना। तो ये हो गया पाहन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस। अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पद है, शब्द है महतो। अब महतो से रिलेटेड कौन से पॉइंट बनेंगे इंपॉर्टेंट, उनको भी देख लेते हैं गाइस। यह पाहन का सहायक होता है और दूसरा यह मुख्यतः गांव में संदेश वाहक का कार्य करता है। पाहन का सहायक कौन हो गया मुंडा शासन व्यवस्था में, तो भाई महतो के नाम से संबोधित होगा, वो हो गया महतो जी। और इनका जो काम होगा क्या कहते हैं, पाहन के द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा उनको आपका डोर टू डोर गाँव में पहुँचा देना, इसका मेन काम हो गया महतो का। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका है गाइज। चलिए नेक्स्ट अब हमारा शब्द आता है गाइज भूतखेता। तो भूतखेता क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है, उस चीज को देखते हैं। तो गांव को भूत प्रेत के प्रकोप से बचाने हेतु पाहन द्वारा विशेष पूजा की जाती है। इस हेतु पाहन को अतिरिक्त भूमि प्रदान की जाती है जिसे भूतखेता भूमि कहा जाता है। इसकी उपज या आय से भूत प्रेत की पूजा व्यवस्था का संचालन किया जाता है। देखिए गांव का जो धार्मिक प्रधान हो गया वो पाहन कहलाता है। पाहन को जो है भूत, देखिए पूजा पाठ के लिए तो लगान मुक्त जमीन मिलता ही, साथ ही साथ गांव में जो है भूत प्रेत का भी प्रकोप रहता है। इससे बचाने हेतु एक अतिरिक्त भूमि भी दी जाती है, ठीक है, अतिरिक्त भूमि दी जाती है ताकि पाहन उससे क्या हो गया आय अर्जित कर करके आपका जो भूत प्रेत का जो प्रकोप है गांव में उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए ये भूमि एक एडिशनल कह सकते हैं, एडिशनल लैंड दिया जाता है पाहन को, ताकि भूत प्रेत से बचाव के लिए वो अपना खर्च निकाल सकेगा। तो इसे भूतखेता के नाम से जाना जाता है जो कि पाहन को ही दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगला है गाइज पुजार या पनभरा। ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। पाहन का सहायक पुजार या पनभरा कहलाता है। पाहन का जो एक असिस्टेंट हो गया उसे पुजार या पनभरा के नाम से जाना जाता है। और अगला जो है शब्द गाइज पढ़ा राजा। पढ़ा राजा इंपॉर्टेंट भी है। यह पढ़ा पंचायत का सर्वोच्च अधिकारी हो गया पढ़ा राजा। चलिए
तो ये ओवरऑल आज के सेशन में हमारा गाइज मुंडा शासन व्यवस्था से रिलेटेड थ्योरी क्लास रहा गाइज। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से फीडबैक जरूर दीजिएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, जो भी बच्चे 11th जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ जो भी बच्चे झारखंड के कोई भी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो गाइज अगर आपको सिलेबस में मुंडा शासन व्यवस्था है तो ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपके लिए ये वीडियो, है ना। तो आज की क्लास में इतना ही गाइज, ये थ्योरी क्लास था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को इसका एमसीक्यू करवा दूंगा ताकि आप लोग को डाउट जो है पूरी तरह से क्लियर हो जाए, और जो भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए सवाल होंगे मैं उसको भी साथ में लाऊंगा गाइज, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही गाइज, उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के बीच में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।